जो घटनाएँ थी, जो मेरे मस्तिष्क में सालों से घूम रहे थे, उन्होंने मेरे हाथ में कलम पकड़ा दी। कहिए कि ये पकड़ा दिया, क्योंकि मेरा सारा नॉवल इसी पे लिखा गया है। आजकल तो सब कुछ राममय हो रहा है। मेरे जो माता-पिता थे, वो बहुत ही साहित्यमय थे खुद। मैं ये कहूँगी कि साहित्यमय तो हम लोग बन ही गए थे। मैं ये कहूँगी कि काल्पनिक अ देन है कि जो उपजे मन में, जैसे मैं लिखती गई, वो आते गए मेरे सामने। मालती जो मेन कैरेक्टर है, वो मेरे सबसे दिल के करीब है। आजा आला खुर्शीद समिंदर त्याला नाही धीर, होडीला देईना ठरू, होडीला देईना ठरू, ग सजणे होडीला बघतो धरू। अब ये कोळीचा गीत है। नमस्कार। साहित्य तक पर मैं हूँ जयप्रकाश पांडे। शब्दरिथि कार्यक्रम है बुक कैफे का और हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी जी। लक्ष्मी जी का परिचय मैं थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि किस लिए हम लोग साहित्य तक के इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। आपकी एक पुस्तक आई है, स्वॉलोइंग द सन, उपन्यास है। और लक्ष्मी जी का जो अपना जीवन दर्शन है, जो उनकी यात्रा रही है प्रोफेशन के तौर पे, भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रही हैं लगातार लगभग 3 दशकों से अधिक समय तक भारत का प्रतिनिधित्व अलग अलग जगहों पे करती रही, अलग अलग पदों पे करती रही। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बड़ी दायित्व आपने निभाया था महिलाओं के विकास से संबंधित। एक तरह से वह कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो उसकी अगुवाई का जिम्मा आपको दिया गया। हंगरी में भी भारत की राजदूत रही और लगातार संयुक्त राष्ट्र में उप कार्यकारी निदेशक के तौर पर लगभग 1 दशक से अधिक समय तक आप वहाँ पे कार्य करती रही। अब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 1974 में यानी 1974 में भारतीय विदेश सेवा को ज्वाइन किया, वह जब सेवानिवृत्त हुई तो एक ऐसे उपन्यास के साथ उपस्थित होती हैं, यह आपका पहला उपन्यास है, जो न केवल आध्यात्मिक धरातल को छूता है, भक्ति परंपरा को छूता है, बल्कि स्त्री आदर्श, स्त्री के साहस और स्त्री के आत्मविश्वास की बात करता है। साथ साथ इसमें समूचा, मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र का एक गंवई समाज, उसका अभिजात्य वर्ग, सबसे समृद्ध तबका, जो लोग सियासत और दूसरी जगहों पे शामिल थे, वह भी इस उपन्यास में मिलता है। साथ साथ एक बड़ा आधुनिक जगत भी मिलता है, जो अकादमिक तौर पर बहुत समृद्ध होता है। विश्वविद्यालय है, प्रेम है, बहुत सारे, मतलब इस उपन्यास के जितने बिंब हैं वह अपने आप में बड़े ही अनूठे हैं और जब तक आप इस कृति को पढ़ेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत, सबसे पहले आपको मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि एक ऐसी कृति के साथ आप साहित्य जगत में प्रवेश करते हो जो आपको पहले ही उपन्यास से मुख्य धारा के साहित्य में ले आता है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। और शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा, पहले हम आपके बचपन और बाकी जगहों पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बतौर कूटनीतिज्ञ इतनी सफलतम पारी आपने दुनिया की दूसरी देशों में निभाई, संयुक्त राष्ट्र में निभाई, और वहाँ भी महिलाओं से संबंधित एक बड़ा दायित्व आपको, यूएन ओमन का भी जिम्मा आपके पास था।
आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मैं कूटनीति पे कोई किताब लिखूं, डिप्लोमेसी पे लिखूं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखूं? आप उपन्यास लेके आए और उसमें भी उस जिसमें मैं अगर आपकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं, दर्शकों को बताऊं तो यह औपन्यासिक कृति जरूर है, लेकिन इसमें लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी, जो मुर्देश्वर नाम है वह अ, स्थान पिताजी का नाम है, पिताजी का पिताजी का नाम है। अ, इनकी नानी से, माँ से, मासी लोगों से, मतलब जितने भी रिश्ते, बहनें, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में इर्द-गिर्द जो पात्र आए उसमें कुछ पात्र काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन यह एक आत्मकथात्मक कृति होती तो भी बहुत बेहतरीन होती। अ जो जीवन संघर्ष है, जो समाज के बिंदु हैं, वो सब इतने बारीक ढंग से रचे बुने गए हैं कि आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये कोई काल्पनिक उपन्यास है। तो ऐसा क्यों किया? आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं पहले इन विषयों पे लिखूं जिस पर 3 दशक से अधिक काम किया? पहले तो मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आपने पूछा कि मैंने इस अ, कृति को अब क्यों लिखा और पहले कभी नहीं, पहले क्यों नहीं लिखा? एक तो वो हुआ, और दूसरा कि मैंने उपन्यास क्यों लिखा और कोई दूसरी तरह की जो राजनीतिक एकेडमिक बुक क्यों नहीं लिखी। तो मैं ये कह दूं कि एकेडमिक बुक्स तो मैंने बहुत लिखी हैं। जब मैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में थी तो मेरे बहुत पब्लिकेशंस हैं, किताबें हैं, और अभी भी मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखती हूँ, ओपेड्स लिखती हूँ, बहुत से विषयों में, इकोनॉमिक्स में, अ, महिला सशक्तिकरण पर, बहुत सी चीज़ें। लेकिन उपन्यास लिखने का जो एक वो जो एक तरह का दायित्व है और एक तरह का जो अ, साहित्यमय होने का जो एक अ, रस है, वो अपने में अलग है। और इस उपन्यास की कल्पना मैंने 20 साल पहले की थी, जब मैं बुडापेस्ट में थी, और उस समय मैं अकेली थी। अ, मेरी छोटी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन मेरे जो पति थे वो लंदन में थे। तो एक तरह से एकांत भी था, तो मैंने 100 पन्ने लिख लिए। आपने तो पढ़ा है, तो उसमें जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज तक पहुंचती हैं तब तक लिख लिया था, लेकिन उतना उतना डिटेल में नहीं, कुछ आउटलाइन लिख ली थी। तो जब उस समय मैंने बस वो 100 पन्ने लिख के रुक गई। मैंने अपने आप को बताया कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ। और फिर जब मैं रिटायर होके 2018 में वापस आई भारत, और फिर जब कोरोना आया, तो उस समय जो ये मेरे पात्र थे, जो कहानियाँ थीं, और जो अम, जो घटनाएँ थीं, जो मेरे मस्तिष्क में सालों से घूम रहे थे, उन्होंने मेरे हाथ में कलम पकड़ा दी। कहिए कि ये पकड़ा दिया, क्योंकि मेरा सारा नॉवेल इसी पे लिखा गया है, आईफ़ोन पे। और फिर उस 1 साल में मैंने 8-10 घंटे सवेरे से लेके शाम तक बैठ के, कहीं नहीं जाती थी। कोरोना के समय मुझे ये जिसे कहते हैं ये लग्ज़री, ऐश्वर्य था कि मैं कहीं ना जाऊँ और अपने बस एक मेरा काउच होता था, उसमें बैठ के सवेरे से शाम तक इस पे बस मेरा एक्सरसाइज़ का बस वो होता था शेड्यूल, उस और वॉक का, बस उसके सिवाय, और योगा, और इसके सिवाय ये। तो उस स्थिति में मैंने ये 1 साल में 2
270,000 शब्दों का पहला ड्राफ्ट लिखा और फिर उसके बाद लोगों को दिखाया, भेजा और जवाब आया इतना लंबा तो हम नहीं कर सकते पब्लिश। तो फिर मुझे उसको छोटा 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 करते करते फिर अब जो है वो 150,000 शब्दों का नॉवेल है, एपिक सागा बन गया है। तो आप पूछते हैं, एक दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि आत्मकथा क्यों नहीं है ये, बायोग्राफी क्यों नहीं है या ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी तो है नहीं, नहीं, ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी भी नहीं है। हाँ, जो मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरे नाना, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कुछ हद तक अ, उनके उनके ऊपर घटित हैं, लेकिन बाकी सारे मैं कहूँगी कि एक तरह से काल्पनिक धागों में बंधे हुए हैं, बुने गए हैं। और कुछ-कुछ हरदम ये होता है फ़िक्शन में और कथाकार को जो असलियत है और यथार्थ है और जो काल्पनिक है, उन दोनों को उनका एक गंठन होता है ना, तो वही करना पड़ा और किया। और आजकल तो सब कुछ राममय हो रहा है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत ही सुंदर भजन सुना कि राम तुम सृष्टा भी हो और सृष्टि भी हो, दृष्टा भी हो और दृष्टि भी हो। तो मुझे डिप्लोमेसी करते-करते मैं चाहती थी कि मैं किसी तरह सृष्टा भी हूँ और सृष्टि भी बनूँ, हाँ? और दृष्टा भी हूँ और दृष्टि भी बनूँ। तो ये जो किताब लिखने का जो ये उपन्यास लिखने का जो आनंद है, ये वही है कि आप सृष्टा भी हो और एक तरह से आप बीती को भी आप सामने लाते हो और देखते भी हो और आप जो दिखा है वो भी बन जाते हो। यहीं से मैं सवाल शुरू करूँगा क्योंकि मेरे दिमाग में जब आप उत्तर दे रहे थे, जी, आपकी साहित्यिक अभिरुचि कैसे बनी? जी, क्योंकि जब हम चूँकि देखिए मालती जी इस उपन्यास का मुख्य किरदार हैं, जी, लेकिन केवल मालती जी नहीं हैं। अ, इस उपन्यास की एक जो ख़ास बात बतौर पाठक हमारे जैसे लोगों को समझ में आती है, वह यह है कि हर किरदार चाहे वह जितना भी छोटा हो, हुँ, वह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, और दूसरा आप इस उपन्यास के बहाने न केवल अपने समय को दर्ज कर रही हैं, जिस काल में हैं। जी, जी, मैं बहुत छोटा ये सी घटना बताता हूँ। उपन्यास की शुरुआत अ, 2 लड़कियाँ हैं जो स्कूल में जाती हैं और वहाँ लड़के उनको बुली करते हैं, उनकी खिंचाई करते हैं कि लड़कियों के लिए ये जगह नहीं है। लड़की को बड़ा खराब लगता है और लड़की एतराज़ करती है और लड़के चैलेंज करते हैं कि तुम्हारी ये जगह नहीं है और तुम लोग क्या है, तुम्हारा काम है घर में काम करना, किचन में काम करना। और यहाँ से बात होती है, बात बहस हो जाती है और फिर उसमें स्थिति मल्लयुद्ध तक पहुँच जाती है। लड़की उस चुनौती को स्वीकार कर लेती है, लड़का बड़ा है, फिर भी वह बालिका 2 बहनें हैं, वो स्वीकार कर लेती हैं और युद्ध होता है। उसका क्या निर्णय होता है, उसमें किस तरह से उन लड़कियों को देखने वाले आते हैं, वो सब आप जब पढ़ेंगे इस उपन्यास में, तब आपको समझ में आएगा कि इस छोटी-सी घटना जो किसी एक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के किसी गाँव के कथानक से शुरू होती है, उसके परिवेश से शुरू होती है, उसका संसार धीरे-धीरे कितना विराट हो जाता जाता है हुँ, और उसमें बहुत सारे आयाम आते हैं। केवल न सामाजिक आयाम नहीं आते हैं, पारिवारिक आयाम नहीं आते हैं, परंपरा नहीं आती है, सभ्यता ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम, प्रशासनिक स्थितियाँ उस दौर की, उस समय के राजे-रजवाड़े और
राजे रजवाड़ों की क्या परंपरा है, अंग्रेजों की क्या स्थितियां हैं, उनका पारिवारिक परिवेश क्या था। मतलब कोई बिंदु बचता नहीं है अगर आप भारत के 1947, मतलब मैं कहूँगा कि आसपास के समय को, उससे पहले के 1930-20 के समय से आप आ जाइए और आप आ, वर्तमान तक जब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आपको अलग अलग धागे में आपको बात समझ में आती है। लक्ष्मीपुरी जी यहाँ बैठी हैं और दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लेकिन जहाँ से ये बात शुरू होती है, जब ये उपन्यास में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी कि क्या हमारे देश में स्त्री के लिए ऐसी भी स्थितियाँ थी कि उन्हें केवल घरेलू काम के लिए, उन्हें केवल बच्चा पैदा करने के लिए, अगर किसी बड़े परिवार में जिस पात्र का उल्लेख है इसमें कि बच्चा पैदा करने के लिए भी शादियां हुई। बड़े प्रसंग बहुत सारे मार्मिक हैं और मैं पूरी कहानी नहीं खोलना चाहूँगा। मैं जी चाहूँगा कि हमारे जी दर्शक इस उपन्यास को खरीदें और पढ़ें। आपकी साहित्यिक अभिरुचि कैसे हुई? शुरुआत कहाँ से हुई थी? और मैं चाहूँगा कि अपने बचपन के बारे में, और चूँकि मालती जी जो इस उपन्यास का मुख्य चरित्र है, मालती, और चूँकि वो आपकी माताजी का भी नाम जी है, तो जी मैं चाहूँगा कि जो आपने, एक तरह से मैं कहूँगा कि आपने अपने बचपन को या अपनी पूर्व पीढ़ी को एक तरह से ट्रिब्यूट किया है। आपने इस जी उपन्यास में भी यह बाकायदा लिखा है। हम्म, और उसके बाद मैं आऊँगा जो अ, आध्यात्मिक इसमें पद हैं, जी उस जी पर भी आऊँगा। तो पहले उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था और ये साहित्यिक अभिरुचि इतनी कैसी हुई कि ये मन में दबी रही। हंगरी की पोस्टिंग, उसके बाद फिर इतने वर्षों का विराम, फिर भी आपने उसको सँजो के रखा और ये सोचा कि नहीं, मुझे इसको लिखना ही है और आगे लिखते रहना है। जी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एक मेरे जो माता पिता थे वो बहुत ही साहित्यमय थे खुद, और 3 भाषाओं में। संस्कृत संस्कृत उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, और उनको काव्य हो चाहे श्लोक हो, अ, उनका बहुत अच्छा और गहरा उनको ज्ञान था। और फिर मराठी मराठी लिटरेचर का तो वो बहुत ही मराठी साहित्य के बहुत ही प्रेमी थे, और खास करके मेरे पिता। और हर शाम को, बचपन से, आपने बचपन की बात की क्योंकि उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर शाम को वो हमें एक कविता, अपनी एक उनकी नोटबुक होती थी जिसमें से मैंने अपने किताब में एक जो पहला पेज है, मैं चाहूँगा हाँ, आप थोड़ा या उसको अगर वो पढ़ दिखाएं। पढ़ पाएँ। हाँ, मैंने। दिखाएं, मैं दिखाती जी, हूँ। जी। और जी। ये देखिए, अपने हाथ से लिखा हुआ है हाँ, उन्होंने। बहुत ही हाँ सुंदर हाँ हस्तलिपि है। हाँ, मैं हस्तलिपि जी। राइटिंग को। तो ये इनका नोटबुक होता था, जी। और उसमें से उनके जो भी उनको प्रिय थे कवि और कविताएं, वो एक जरूर पढ़ के सुनाते थे, और थोड़ा गाना गा के, थोड़ा गाने के साथ। तो और कंपी थी उनके एक आवाज में, और बड़े इमोशनल थे वो। तो ये एक बड़ा प्रभाव रहा। दूसरा, हम लोग मराठी नाट्य संगीत बहुत सुनते थे, और मराठी नाट्य देखने जाते थे, नाटक देखने जाते थे। आप तो जानते हैं कि सारा ये कल्चरल रेनेसांस था उस समय, एक तरह से जो सांस्कृतिक पुनर्जन्म, जागरण। हाँ, पुनर्जागरण। पुनर्जन्म और पुनर्जागरण हुआ जी, जी। था उस कालखंड में। 1900 कालखंड में, उस 1920 से लेके 1950 तक। तो उसको वो जीते रहते थे, उसको पुनर्जागृत करते थे हमारे घर में रोज। तो उसका भी बड़ा असर था मेरे ऊपर। और फिर तीसरा उनका इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर। और हम लोग तो हर क्लासिक को पढ़ते थे, और मुझे भी बड़ी रुचि थी लिटरेचर में, साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में भी। तो मैं ये कहूँगी कि साहित्यमय तो हम लोग बन ही गए थे। और मैं आपको एक और बताऊं,
हिंदी का। हम लोग नेपाल में थे जब मैं छोटी थी, 7 साल, तो जब आई तो हिंदी नहीं आती थी। तो मेरी माँ ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, और फिर एक पंडित जी को रखा जो रोज आते थे, और उनका नाम था घनानंद बहुखंडी। और हमें हर एक एक घंटा बिठा के रामचरितमानस, कबीर, रहीम, वो सारे भक्ति भक्ति काल के संत, और ऊपर फिर उसके बाद अ, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। सो ये पूरा जो अ, अ, हिंदी साहित्य का जो ज्ञान था, वो भी वो भी रस मैंने पिया। और तो ये सब इस साहित्य के वातावरण में, मुझे लगता है कि आज मुझे पूछते हैं कि अच्छा, आपके नॉवेल का किस राइटर का, किस असर इंग्लिश राइटर का, किस किस कथाकार का, किस उपन्यासकार का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, मैं कह नहीं पाती हूँ, क्योंकि इन सब का है। मैं कभी कहती हूँ जयशंकर प्रसाद जी का है, कभी कहती हूँ कि कालिदास जी का, जिनका मैंने इसमें भी जिक्र किया है, और कभी मैं कहती हूँ कि डिकन्स का है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स का है, जेन ऑस्टिन का है, और गैब्रियल गार्सिया मार्केज की तरह उसका स्वीप है, और रश्दी का भी थोड़ा सा स्वीप है, और आर के नारायण जी का भी है। तो ये सब चीज़ें मस्तिष्क में अपने अस्तित्व में एक हो जाती हैं, और फिर वो किसी तरह उजागर हो जाती हैं अपने उपन्यास में। तो ये था बैकग्राउंड मेरा। और मैं एक समय चाहती भी थी कि लिटरेचर पढूं स्कूल में, कॉलेज में। लिटरेचर स्कूल में तो पढ़ा, लेकिन उस समय मेरे पिताजी ने कहा कि तुम इसको हॉबी की तरह ले लो, तुम्हें तो है ही पसंद, तुमको अलग से सब्जेक्ट लेने की क्या जरूरत है, तुम तो पढ़ती रहती हो। तो लिटरेचर मैंने फॉर्मली नहीं लिया और सिखाया नहीं, लेकिन मुझे साहित्य का प्रेम शुरू से था और हरदम रहेगा। इस उपन्यास में जो 3 बहनें हैं, जी। उसमें बड़ी बहन हम्म। की शादी हो जाती है, जी। और जहाँ शादी होती है वो एक महाराष्ट्र के एक राज परिवार में जी। फाइनेंस और मंत्री होते हैं जी। बड़े। जो सवाल बाकी 2 बेटियां पढ़ने जाती हैं, जी। बड़ी बेटी शादी हो जी। जाती है, और यह सवाल कोई पात्र पूछता है, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो, कि क्या ये दोनों एक हाँ। ही हाँ, माँ की, माँ के, एक ही बाप के आपकी बेटे, एक बेटी ही हैं, माँ के कि बेटे, आखिर दो, सौतेले तो नहीं है। हाँ, जी। दो स्टैंडर्ड क्यों है जी। कि जी। 2 बेटियां स्कूल जा जी। रही हैं और जी। एक बेटी की शादी हो जाती जी। है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो देखने में सौम्य है, बहुत समृद्ध हैं, लेकिन कृषक परिवार में कैसे केवल सौंदर्य के चलते वो खुद हाथ मांगने आते हैं। मैं उस विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है कि जी। आप और आपकी बहन जी। निश्चित रूप से वो भी प्रशासनिक सेवा में रही हैं। जी। ये जो तीसरी पात्र हैं जिनकी शादी होती है, क्या वो रियल लाइफ में थी, हैं? नहीं, ये तो मेरी माँ माँ की ये जनरेशन की जनरेशन की बात है। बात है, हाँ, माँ ये की हमारे बहनों की, जनरेशन की जी, बात माँ नहीं की है। बहन। तो मैं आपको, आपका जो पहला प्रश्न है उसका पहले उत्तर देती हूँ कि देखिए, जब तक उनको जागृति आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी जल्दी शादी नहीं करनी है, बचपन में शादी नहीं करनी है, और इनको पढ़ाना है, ये महर्षि कर्वे के कुछ प्रचारक, मैंने जैसे, हाँ, उल्लेख भी किया। तो जब तक वो आए, वो बड़ी बेटी बड़ी हो गई थी और स्कूल नहीं जाती थी, उन्होंने इसलिए उनकी शादी रूढ़िवादी तरीके से कर दी। हाँ, लेकिन ये कहा कि इन दोनों का रास्ता अलग है,
मार्ग अलग है। और मैं चाहूँगा कि जैसे कि वो पूछती हैं ना कि आप क्या आपके कोई बेटा नहीं है तो आप क्या उनको बेटे की तरह बड़ा करोगे? वो कहते हैं हाँ, मैं करूँगा, चाहे जो भी कह ले कोई। तो चाहे वो आम के पेड़ के ऊपर ये लड़कों कूदने की तरह फादने का। कूदने-फांदने कर जी। का काम करें या कुछ, तो उनको पूरी आज़ादी इस तरह की दी। और जो अ, उनका जो है ध्येय यही था कि इनको पूरी तरह से जैसे बाल ब्रह्मचारी, है ना? सेलिब्रेट स्कॉलर का दर्जा देके और उनको पूरी तरह से स्कूल और फिर कॉलेज तक पूरी पढ़ाई करवानी और उसके बाद अ, जो भी वो अपना अपने अपने पैर पे खड़े होके कुछ करना चाहें वो करें। तो इस तरह का उनका जो ध्येय है था, वो बाद का आया। तब तक वो बड़ी हो गई थी, 15 साल की हो गई थी। हाँ, ये थोड़ा बहुत सही है कि उस समय ये बात थी उस कि ज़माने में। हाँ, हाँ। तो आज जब हम स्त्रियों की स्थिति देखते हैं और आपके बाद की पीढ़ी आपने जब जी, धन्यवाद दिया है तो बहुत सारे लोगों को दिया, जी, अपनी जी, जी, बच्चियों को भी जी, दिया है। जी, जी। और हम दुनिया जो परिवर्तित हो रही है, क्या आज की पीढ़ी उस दौर को हुँ। जब आप एप हम इसको एपिक कहते हैं, जी, बहुत सारे लोग इसके जी, समीक्षक जी, इसको कह रहे हैं इसके शीर्षक के चलते। जी, हालाँकि अभी जो गार्जियन में जो समीक्षा थी, जो मैंने पढ़ी भी जी, और इस उपन्यास को पढ़ते हुए भी मेरे दिमाग में बहुत सारा सवाल आए जी, कि अगर हम काव्य पाठ को छोड़ दें, अभंग वाले हिस्से को छोड़ दें, इसके आध्यात्मिक स्वरूप को छोड़ दें, तो ये उपन्यास किसी एक द खाँचे में नहीं बँधता है। ये केवल सामाजिक या केवल जी, पारिवारिक जी, या कोई पौराणिक आख्यान जैसा, कोई फ़ेयरी टेल स्टोरी जैसा, ये कुछ उससे परे है। ये जब जब आप पढ़ते हो और जो लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क उस समीक्षक का भी और मेरा खुद का भी ये है कि यह ऐसा उपन्यास है जिसे एक बार पढ़ के आपका पेट नहीं भरेगा। तो आप कोशिश करोगे कि यार इसको दोबारा पढूँ। जी, जी, क्योंकि इतने बिंदु हैं और हर बिंदु अपने आप में एक तो जो आपकी स्टोरी टेलिंग की जो स्टाइल है मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। कहीं भी बिंदु छूटता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें दिमाग पे ज़ोर देना पड़ रहा है कि हमें लगता है कि जैसे मैं कोई कहानी सुन रहा हूँ। जी, तो ये एक किसी भी राइटर की एक बड़ी सफलता है और मैं आपको फिर अगेन कांग्रेचुलेट करूँगा कि आपने उसको जिस तरह से लिखा है, लगता है कि कोई चीज़ मेरे सामने घट रही है, उस घटना से अगर हम स्कूल में अगर मल्ल युद्ध को जोड़ लें तो हमें लगता है हम वहाँ हैं। शादी वाली घटनाएँ हैं, हमें लगता है कि हम उस रजवाड़े में, उस घर में पहुँच गए, जो बड़ा घर, फिर हमें लगता है कि उसमें एक पात्र है जो प्रेडिक्ट करती हैं, जी, ठीक है? जी, तो हम हर पात्र के साथ या फिर कॉलेज में हम यूनिवर्सिटी बॉम्बे में पहुँच जाते हैं चौपाटी के आस-पास, तो और बहन आ जाती है और जी, कहती है, "तुम मेरी जी, बहन के साथ।" जी, तो हर घटना में लगता है कि हम वहीं पे मौजूद हैं। जी, पाठक मौजूद है। तो किसी भी लेखक के लिए ये एक बड़ी सफलता है कि वह अपने पाठक को अपने साथ लिए जी, जाता है। जी, अगर मैं कहूँ आपको चुनने के लिए कि ये पात्र आपको इतने अलग-अलग डायमेंशंस के कैसे मिले? कहाँ टकराए? मतलब माँ वाला हिस्सा और नाना का हिस्सा छोड़ जी, देते हैं जी, जी, और माँ की बहन यानी मौसी का हिस्सा जी, छोड़ देते हैं। जी, तो बाकी जो पात्र हैं जी। उनको आप वो कब कब मिले और इतना कैसे संजो के रखा 30 साल में तो पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है आदमी। ये सारे कल्पना मैं यही कहूँगी कि काल्पनिक अ देन है कि जो अ, उपजे मन में, जैसे मैं लिखती गई, वो आते गए मेरे सामने। क्या कहूँ? अ, लेखक का तो यही होता है ना, कथाकार का यही होता है कि बहुत से
जो पात्र हैं वो सामने आ जाते हैं और अपने आप को रंगने लगते हैं, रूप देने लगते हैं। और कई बार और उनके साथ क्या घटता है, क्या होता है, उसको भी अ, उसको भी किसी तरह से एक तरफ मैं ले जाऊं। अब मैं आपको एक बताऊं कि एक जो पात्र है उसको मैंने सोचा था कि मैं उसको जीने दूं, हाँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, उसका उसका जो भाग्य है, हाँ, उसकी जो डेस्टिनी है, मुझे शायद इसी में कि उसकी मृत्यु ही उसकी डेस्टिनी है। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा ना, सृष्टा और सृष्टि तो और कई बार बहुत इमोशनल हो जाती थी मैं। मेरी आंखें भर आती थी जब मैं कुछ लिखती थी, जो इमोशनल पैसेजेस या किसी का मरना और ट्रेजेडी जब आती थी। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि ये बहुत सारा इसमें काल्पनिक है और बहुत सबसे से मेरे कैरेक्टर्स, और मुझे बहुत से कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अगर आप आई अभी मुझे मैं पता है, पूछने वाला हूँ हाँ, कि कि आपके कौन दिल सी। के करीब कौन-सा कैरेक्टर हाँ, है जो तो सबसे आप वैसे तो आप गेस कर ही सकते हैं कि मालती, जो मेन कैरेक्टर है वो मेरे सबसे दिल के करीब है। लेकिन बहुत अम, अ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और रुचि जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर है और एक्साइटिंग कैरेक्टर है, 2 मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वुमन कैरेक्टर्स में। एक तो शैला, जो उसके स्कूल में मॉनिटर है, और अ, आप कहते हैं कि मैं कहानी ना बताऊं, तो इसलिए नहीं नहीं, बताऊंगी। मैं इसलिए क्योंकि आई हम लोग होप कि अगर हम सब कुछ सारी कहानी हम कहानी चर्चा बताया कर लेंगे कर तो ले फिर तो फिर लोगों पढ़ेंगे को नहीं, पढ़ने का पढ़ने का। इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मतलब उनको हाँ, पहले से कहानी पता होगी, फिर वो हाँ, होता क्या है कि जब रीडर को अगर हाँ, कोई हम स्टोरी बता दें, हाँ, तो हाँ, वो जंप करने लगता है। तो इसको हाँ, पढ़ने का जो पढ़ने का आनंद है, आनंद वो है वो। उसकी बजाय वो वहाँ पहुँचने चाहिए, अच्छा देखूँ, शैला अच्छा, अच्छा इसका रिज़ल्ट तो ये अच्छा, आया था। अच्छा, अच्छा। तो एक तो शैला, और उसके जो अलग-अलग पहलू हैं, जिस तरह से मैंने निकाले हैं, मुझे वो अच्छी लगती है। और बहुत और दूसरी मैं कहूँगी सरला, जो अपने आप को कभी पर्सिफोने ग्रीक गॉडेस समझती है और कभी आर्टेमिस समझती है, जो हंटिंग गॉडेस। तो वो एक, और कभी पेट्रियोटिक, यू नो मैं तो देशभक्त होंगी, और कभी वो राजवाड़े की राजरानी बनती है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर करेक्ट, है। करेक्ट। हाँ, और अगर आप कहेंगे कि पुरुषों में कौन, तो बाबा और गुरु तो हैं। बाबा और गुरु दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, अ, कुछ मनगढ़ंत हैं उनका जो पार्ट, लेकिन बहुत सा अ, असलियत पे अ, असलियत पे बना हुआ है। उस पीढ़ी के कुछ लोग जो क्या अभी हैं जिन्होंने इस उपन्यास को पढ़ा है, जिस तरह का कथानक, जिस दौर का हाँ, आपने लिखा है? नहीं, नहीं, उस पीढ़ी के लोग नहीं हैं अभी, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी जी। है ना, 100 साल पुरानी बातें हैं। नहीं, उस पीढ़ी के लोग अब नहीं हैं। उनके परिवार के परिवार के कुछ होंगे, कुछ होंगे। कुछ होंगे, हाँ, परिवार के कुछ होंगे। तो वो तो मैंने सबको बताया हुआ है कि आने वाला है ये किताब। ये जो अभंग शुरुआत, एक तो मैं जी, चाहूँगा कि कुछ इसमें से जी, कविताएँ बहुत सारी हैं, जी। उनका चयन कैसे किया आपने? सो ये कविताएं भी उस नोटबुक में से किया। अच्छा। हाँ, जो मेरे पिताजी पिताजी की की नोट, डायरी, हाँ, वो उन्होंने आपको दी? हाँ जी। 1980 83 में उनके, नहीं, 1973 में, 1973 में
1973 में उन्होंने लिख के दिया टू लक्ष्मी, क्योंकि उनको पता था कि जी। मैं उनकी तरह गाती थी और वो। कुछ तो मैं आपको उनका प्रेम लेख, जी। क्योंकि ये एक प्रेम कहानी सबसे एपिक लव स्टोरी मैं कहती हूँ इन एपिक टाइम्स। तो एक उनका था, ये बाल कवि, बहुत महान कवि हैं मराठी के। जी। तो उनकी ये कविता है प्रेम लेख। तो उसमें है, मेघांचे करी भूर्ज पत्र धरुनी, अष्टांचली प्रत्यही, स्वर्गीचे नवलेख कुमकुम रसे, ती सांध्य देवी लिही, रात्रि शांत गभीर अंबुनिधीच्या, आनील पुष्टावरी, लज्जा लेख लिही प्रिय विकंपित करे, ती तारका सुंदरी। तो इस तरह से कि मेघ के जो भूर्ज पत्र, मेघों का भूर्ज पत्र हाथ में लेके, अस्तांचली जब सूर्यास्त हो रहा है, उस स्वर्गीचे नवलेख कुमकुम रसे, स्वर्ग के जो नवलेख कुमकुम रस हाथ में लेके वो जो सांध्य देवी है वो प्रेम लेख लिख रही है। और रात्रि शांत गभीर अंबु निधिचा, ये तो समझ गए हिंदी की तरह ही है। आनील पृष्ठावरी, जो आनील पृष्ठ है उस पर लिख रही है। और लज्जा लेख लिही विकंपित करे, विकंपित हाथों से विकंपित करे, ती तारका सुंदरी, जो एक तारा आ रहा है, तारका सुंदरी है, वो आ रही है और वो विकंपित हाथों से भी लज्जा लेख लिख रही है। और फिर लास्ट वाला जो इनका आखिर का जो लज्जा मुक्त परी शीर कमल ते, ठेवूनी माझ्याउरी, श्वासांच्या कवनीली प्रियतमा, ती प्रेम लेखावली, सारे ते मग लेख तुच्छ गमती, चित्ताची आलोचनी, तिचा अक्षय लेख एकच उभा, मी मग्न पारायणी। तो लज्जा मुक्त शीर कमलते, लज्जा मुक्त होकर मेरी प्रियतमा मेरे कंधे पर सिर रखती है और उसके श्वास और मेरे श्वास मिलकर एक लेख लिखते हैं, प्रेम लेख लिखते हैं। और इस जो ये जो प्रेम लेख है उसके सामने कोई भी दुनिया भर की जो साहित्य है, प्रेम लेख है, कविता है, कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। सारे ते मग लेख तुच्छ गमती, चित्ताची आलोचनी, चित्त का जो लोचन है, आंख है, वो तो तुच्छ है। और तीजा एक, मैं उसका एक ही पारायणी हूँ, हाँ, जो मैं उसको समझता हूँ और जिसको और मैं उसको सबसे सर्वोच्च समझता हूँ और सबसे सुंदर समझता हूँ। और मैं ही एक पारखी हूँ, पारायणी हुआ पारखी हूँ, मैं एक ही पारखी हूँ जो उसको सर्वोच्च समझता हूँ। तो ये था प्रेम लेख। और ये आपको पता होगा कि जब वो बीच के ऊपर, रेत के ऊपर वो लिख के और एक तरह से उनको अपने प्रेम का उद्घोष करते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। तो इस तरह का ये प्रेम लेख जो है, आपने पहली बार कब सुना था? ये बचपन से सुनते आ रही। उस समय तो समझ नहीं पा रहे होंगे। बिल्कुल समझती थी, क्योंकि मराठी तो हमारे
अंदर इसी कारण। अब जैसे एक उनका है कोळीचं गीत, वो जो फिशरमैन सॉन्ग, आज आला खुशीत समिंदर त्याला नाही धीर, होडीला देईना ठरू, होडीला देईना ठरू, ग सजणे होडीला बघतो धरू। अब ये कोळीचा गीत है, तो ये भी बहुत सुंदर, इसमें किताब में आपने देखा आप होगा। इतना अच्छा गाती हैं और इतना अच्छा लिखती भी हैं। मैं ये आप जब गा रहे थे, सुना रहे थे, जी मैं ये सोच रहा था कि एक तरफ इस तरह की कलात्मक और साहित्यिक अभिरुचि, और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के शुष्क तार और वो ऑफिशियल वर्क, आपने कैसे इन दोनों को साधा? नहीं, ये तो जीवन की एक बहुत जीवन का रस तो इसी तरफ से आता है ना। और वो दूसरा है, वो एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर है और इंटेलेक्चुअल चैलेंज है, और वो उसको जीवित रखता है अपने इंटेलेक्चुअल लाइफ को, है ना, और प्रोफेशनल लाइफ को, उसका भी अपना आनंद है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने शायद मुझे पहले पूछा था कि आप आगे क्या करना चाहती हैं, तो एक जो मेरे दिमाग में उपन्यास घूम रहा है वो गढ़ रहा है, और उसका एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। वो मेरी जो यूएन में जो हाँ, उस वो उस दुनिया को, हे भगवान! उस दुनिया को मैं पाठकों के सामने लाना चाहती हूँ। मतलब आप आपने क्या सोच रखा है लेखन के क्षेत्र में? एक तरफ इतना ट्रेडिशनल जी और दूसरी तरफ इतना एकदम पूरी दूसरी दुनिया। जी जी, वही है, वही तो होना चाहिए, और वो मेरे अनुभव का सार है ना। एक तरफ ये जो मेरे रूट्स जिसे कहें, जड़ जहाँ पर हैं, वो उसको मैं उजागर कर रही हूँ, और दूसरी तरफ जो मेरा अपना अभी भावी हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे में है, वो जो डिप्लोमेटिक करियर है, डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है। दोनों मा, अ, मानवी मानवी संसार है। मानवी संसार को किस तरह से आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बुन रहे हैं, ताने बाने बुन रहे हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या है, डिप्लोमेसी या लेखन? देखिए, लेखन अपने आप में चुनौती अलग तरह की देता है, और डिप्लोमेसी अलग तरह की चुनौती देता है, और दोनों को हम एक एक तरह से, दोनों में एक तरह से क्रिएटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप अगर कहें कि साहित्य में ही आपको क्रिएटिविटी चाहिए, तो ये गलत है। आप डिप्लोमेसी में भी आपको सोचना होता, आपको, जैसे मैं ये कहती हूँ ना, swallowing द सन, तो ये swallowing द सन जो है, अ, आपको सूर्य को निगलने का धाड़स रखना पड़ता है। ये नाम कैसे सुना? हाँ, तो मैं आऊँगी, 1 मिनट इसको मैं बताऊँ जी। कि डिप्लोमेसी में भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। लिखने में, हाँ, आपको लोगों के साथ संपर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन आप जब लिखते हैं, तो आपके जो आस-पास के लोग हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं। आस-पास की जो दुनिया है, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये 2 फ़र्क। अब मैं आपको ये स्वॉलोइंग द सन के बारे में बताऊँ कि क्यों मैंने इसका ये शीर्षक रखा, और मुक्ताबाई, जी। जो 13वीं सदी की वारकारी सेंट थी और विमेन सेंट थी। उन्होंने एक अभंग लिखा है जो मेरे दिल में बहुत छा गया और छू गया,
और उनको आदि शक्ति माना जाता है महाराष्ट्र में। वो एक और उनकी बहुत ही कम उम्र में, शायद वो टीनेजर ही थी जब वो गुजर गई। तो और संत ज्ञानेश्वर की बहन थी। तो उनका ये एक ये अभंग है। अभंग जो है वो विठोबा की स्तुति में जो भक्ति हाँ भक्ति संतों ने भक्ति काव्य उनको कहा जाता है। तो उस अभंग ये इस तरह से जाता है। और मैं फिर हिंदी में ही बताऊं कि मराठी में दोनों में बता दें, क्योंकि हमारे दर्शक तो पूरे देश में हैं, तो मराठी के लोग चूंकि बात हो रही है उनकी। मुंगी उडाली आकाशी, तिने गिळले सूर्याशी, थोर नवलव झाला, बांझ पुत्र प्रसवला, विंचू पाताळासी जाय, शेष माथा बंदी पाय, माशी व्याली घार झाली, देखूनी मुक्ताई हंसली। तो ये मराठी का था। अब हिंदी में, छोटी सी चींटी उड़ के आकाश में सूर्य को निगल जाती है। और एक और चमत्कार, बांझ पुत्र को जन्म देती है। और जो बिच्छू, छोटा सा बिच्छू धरती को के अंदर जाके पाताल लोक में जाता है, पहुंच जाता है। और जो शेष नाग है उसके सामने अपना सिर, माथा नीचे करके अपना सिर नवाता है। और जो मक्खी है छोटी सी, वो हो जाती है बाज। मुक्ताबाई देखती है, मुक्ताबाई हंसती है इन सब चमत्कारों को। तो ये जो अभंग है, उसका एक तो आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, और अपना, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको धाड़स है, हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो एक कल्पना है वो मुझे बहुत ही मुझे पोजेस कर गई जिस तरह से। और मैंने कहा कि ये मेरे उपन्यास का थीम होना चाहिए, बड़ा थीम। और उसमें तो बहुत सारे और थीम हैं, लेकिन ये उपन्यास का थीम है कि जो भी हम करते हैं, और मेरे जो पात्र हैं, जैसे मालती है और भी अम्बुताई है, हर पात्र को मैंने, और सरला है, शैला है, वो अपने सीमाओं के आगे जाके, सीमाओं को तोड़ के, ये जो उड़ना, ये जो इसका उड़ना, चींटियों का उड़ना आकाश पे, ये अपने सीमाओं को तोड़ के जाने की बात है ना। और तो उसको मैं दिखाना चाहती थी कि किस तरह ये जो मेरे सारे पात्र हैं वो एक तरह से किसी जादुई शक्ति से छुए हुए हैं, और जिसके कारण वो कोशिश करते हैं, चाहे वो सफल हो ना हो, लेकिन चमत्कार करवाने की और करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने इसमें दिखानी। और पुरुष भी, ये नहीं कि केवल ऑफ कोर्स महिला, स्त्रियां। आपके उपन्यास का पहला पाठक कौन था, ये एक सवाल है। और क्या मैं हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में, जो आपके पति हैं, अभी के केंद्रीय मंत्री हैं, और खुद वो बहुत बड़े अधिकारी यूनाइटेड नेशंस में भी थे, और लगातार भारत के बाहर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मैं उनको तब से जानता हूं जब वो बाहर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, संयुक्त राष्ट्र में भी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मिस्टर पुरी की कितनी रुचि है आपकी इस रचना में या इन रचनाओं में,
आपकी जो नई पीढ़ी है जिसको आपने डेडिकेट बच्चों को भी याद किया है, जी बेटियों को, जी उन लोगों की कितनी रुचि है? क्या वो बतौर लेखक आपको जानते, समझते और मानते हैं? और मेरा तीसरा सवाल है जो आपकी अपनी काबिलियत से जुड़ा हुआ है कि आप गाती इतना अच्छा हैं, पढ़ाई में इतना अच्छा थी, आपकी आध्यात्मिक अभिरुचि थी, कलात्मक अभिरुचि पता ही चल रही है। तो अ, वो कौन-सी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि आप प्रशासनिक सेवा में भी चले गए? आप जिस क्षेत्र में जाती, उस क्षेत्र में आपकी पहचान बनती। जो काम हम 2024 और 23 में आपने आने के बाद किया, रिटायरमेंट के बाद, इतना मैं आपके इस धैर्य की पहले तो तारीफ़ करूँगा कि हंगरी में लिखा, उसके बाद फिर इंतज़ार किया और इतने लंबे समय तक। मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगा, जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपके अंदर जो 2 बातें हमारी बातचीत से, एक जो अभी आपने अभंग सुना कि चींटी भी अपने साहस से, हालाँकि आप इसको आध्यात्मिक तौर पे सोच सकते हैं कि जी ईश्वर की इच्छा से वह आकाश में उड़ के जा सकती है और सूर्य को निगल सकती है। यह क्षमता हो सकती है, लेकिन यह मानवीय क्षमता भी अर्जित की जा सकती है, जहाँ आप कुछ भी हासिल कर सकते थे हैं। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी खुद अपने आप में उदाहरण हैं। कम से कम मैं लंबे समय से किताबों पे, आप जानते हैं, हर दिन एक किताब पढ़ता हूँ और पिछले जब से साहित्य तक शुरू है, मैं लगातार हर सप्ताह बात करता हूँ किसी न किसी बड़े लेखक से, और 100 वर्ष के रामदरस मिश्र जी से लेके जो अपना सदी वर्ष देख रहे हैं, और युवा लेखकों तक। तो कोई भी समय आपको किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं, ये इस उदाहरण से, इतनी बड़ी कृति से, और वो भी ये उपन्यास आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कतई मतलब आप कहेंगे कि ये क्यों इतना देर से ऐसी कोई कृति आई, इसे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो ये मेरे 2-3 सवाल हैं जो जी। तो मैं पहले आपके आखिरी सवाल से मैं शुरू करती हूँ कि अब क्यों? और तो मेरी एक मेंटर हैं और गुरु हैं, नमिता गोखले, जिन्होंने वो मेरा उपन्यास जब पहले बार पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें महानता की बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत दूर जाएगा। तो उससे मुझे मेरा धैर्य बढ़ा। तो और वो कहती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि देखो, हर उपन्यास का अपना भाग्य होता है। तुम्हारा काम होता है कि उसको लिखो और सृजन करो, जितने अपने पूरे दिलो दिमाग से उसमें हर कुछ दो हर 100% 100% दो। बाकी का अब उसका अपना भाग्य होता है, और दुनिया में वो जाके किस तरह, किसको पसंद आएगा, किसके दिल में बैठेगा, किसके दिमाग को अपील करेगा, किस समाज को अपील करेगा, तो ये अपने उस पे डिपेंड, उसके ऊपर है। तो वो उसी उसी विचार से मैं जा रही हूँ। आपने ये पूछा कि हरदीप जी का इसमें क्या योगदान या क्या, वो तो मेरे, जिसे कहते हैं, सोलमेट हैं। अ, जो पति पत्नी के रिश्ते से ज़्यादा, हम दोनों 22 साल के थे जब हमारी शादी हुई। बहुत हम लोग बहुत यंग थे जब, अ, आपको पता नहीं, पता होगा कि मैं यंगेस्ट आईएफएस में आई थी, तो 21 साल की थी। और फिर जब तक हमारी शादी हुई, वो 22 साल के हम दोनों थे। तो तब से हम लोग अब तक हमारा साथ रहा है। और कई बार हमें अलग भी रहना पड़ा, तो वो सारे हमने एक इकट्ठे, सब जो चैलेंजेस हैं जीवन के, उनका सामना भी किया है। तो एक तरह से वो सोलमेट है। तो ये जो किताब है, उस पे उन्होंने मुझे बहुत ही सराहना की है और बहुत ही उत्साह बढ़ाया है मेरा। कभी-कभी आपको तो पता ही है कि जब इस तरह के
इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कई बार अपने सेल्फ डाउट आता है और कई बार लगता है अरे मैंने क्या करिश्मा कर दिया, क्या लिख दिया? हाँ क्या लिख दिया। और फिर जब वो ट्रफ्स आते हैं, जब सेल्फ डाउट आता है कि ये क्या लिखा मैंने, ये क्या है, तो उस समय आपको कोई साहस देने वाला, कोई सांत्वना देने वाला होना चाहिए। और ये हरदीप जी ने इसका काम बहुत किया। और मैं एक और कहूँगी कि मेरी बहन, जिनको मैंने एक्नॉलेज किया है, बड़ी बहन, उन्होंने भी बहुत मेरा साथ दिया और उनके पति अरुण भार्गव जी ने भी। तो हम ये एक तरह से लेबर ऑफ लव है। अ, और अ, किसी भी लेखक को अकेला भी होता है, एक एक ये बहुत ही, और आपने पूछा ना डिप्लोमेसी का प्रोफेशन, ये एक बहुत अकेलेपन का काम है। और उसको कभी-कभी आप उस अकेलेपन से निकल के आपको चाहिए कि एक कम्युनिटी हो जो आपको सपोर्ट करे। तो वो उन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया उस रोल को, और मुझे अ, उत्साह देते रहे, उत्साहित करते रहे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि अ, अगर आप देखें तो ये एक तो आपने मल्टी जॉनर की बात की कि ये एक किसी जॉनर में नहीं बैठता, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक तो ये है, लव स्टोरी है, एपिक लव स्टोरी। दूसरा, और प्रेम क्या होता है, और आ, और महिला और पुरुष के रिश्ते किस तरह से बनते हैं, किस तरह उसमें क्या होता है। और मैंने जैसे कि कहा कि अर्धनारीश्वर, हाँ मुझे हंसी आ गई, हाँ वो बताइए। पात्र याद आ गए बहुत हाँ सारे हाँ इस बताइए। उपन्यास में। हाँ एक तो देखिए बहुत मार्मिक आख्यान हाँ है कि जब मालती की माताजी का देहांत जी होता है जी और उन जो जी केयर टेकर होती है और वो कहती है हम्म, उनके पिताजी अम्बुताई, को कि अम्बुताई की शादी कर जी लो, जी जी और वो मना कर देते हैं हम्म, स्ट्रेट अवे। बाद में उसमें एक अलग कॉन्स्पिरेसी निकल के जी आती है। जी 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 एक वो घटना याद आती है। दूसरा, जो शादी करके जब जाती है बड़ी बहन, जी अम, तो मालती और दोनों बहनें, हम्म, वो जो वो जो देख रही होती हैं, हम्म, वो साथ में जब होते हैं पहली जी बार, जी वो मालिक और जी वो दोनों साथ में, जी तो उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादती इसके साथ हो रही है। मुझे वो घटना याद आ गई। अच्छा तो कि आपने बहुत छोटी बारीक ऐसे चित्रण को, जो स्वाभाविक तौर पर हर जी बच्चे के जी मन में क्यूरियोसिटी होती है, बहन आई है, हम्म, छोटी बहनें हम्म, साथ आई हैं, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, जो हम्म। लड़की गई है उसको भी नहीं पता है कुछ भी। पाठराखीन बनने जाती हैं। तो इसीलिए मैं हंस दिया। तो और एक तो हाँ, और खाली और गुरु और मालती का प्रेम ही नहीं, पिता और बच्चियों का बच्चियों का प्रेम, और माँ माँ का प्रेम, और अलग अलग तरह के अलग-अलग, प्रेम, जी, जी। और दोस्ती। हाँ, तो एक तो वो है। दूसरा, ये कमिंग ऑफ एज नॉवेल है, बचपन से लेके बड़े होने तक किस तरह के उनकी पूरी जीवन यात्रा, हाँ, हमारे कैरेक्टर्स की। और तीसरा जो है, ये हिस्टोरिकल हाँ, नॉवेल है, और उसकी पृष्ठभूमि जो है वो ये स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हाँ, संग्राम मैं की है। ये जानना हाँ चाहता था कि हाँ आपने स्वतंत्रता संग्राम के दौर को चुना। उसमें बहुत सारे सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े बड़े किरदार भी आते हैं। जी जी और आपने ये कोशिश की है इस उपन्यास में कि जो इसके पात्र हैं, हम्म, वो चाहे जिस भी स्थिति में हैं, हम्म, चाहे गंवई समाज में जी हैं, चाहे कस्बे जी में हैं, चाहे शहर में हैं, हम्म, चाहे वो किसी राजघराने में हैं, जी उनके मन में जो भाव है वो कहीं न कहीं प्रेरणा ले रहा है। मुझे लगता है कि आज के समय में हमारी जो
युवा पीढ़ी है, जी। वो शायद उस तरह से इंस्पायर अपने बड़ों से नहीं हो पा रही है, जिस तरह से उस दौर में, हम्म, जिस दौर का आपने उल्लेख किया है, उस दौर में असर होता है। जी। चाहे वह किसी भी घटना को ले हम्म, लीजिए, मतलब हम्म। जितने भी आपने, तो ये इस कथानक को आप उस दौर में क्यों लेके गए? इस कथानक को आप बाद के दौर में भी, अपने दौर में भी तो ला सकते थे, अपने कालखंड में। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो पृष्ठभूमि थी वो तो थी, और वो एक बहुत ही संक्रामक आ, दौर था। संक्रमण का हाँ, दौर। संक्रमण का दौर था आ, भारत के इतिहास में। तो नेचुरली उसमें ड्रामा और खलबली, हाँ, तो उसको तो कैप्चर करना था। और दूसरा, आ, ये ये जो उपन्यास है, ये उसके सारे पात्र आपने देखे होंगे, वो युवा थे, युवा युवती, है ना। तो आज भी जो उनका उनका जो उनकी जो जीवन यात्रा थी, उनके जो अनुभव थे, उनके जो आकांक्षाएं थी, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे। आदर्श हाँ, सपने और अपने हाँ, द्वंद। हाँ, द्वंद, एग्जैक्टली। कि हम अ, राष्ट्रभक्ति करना चाहते हैं, किस मार्ग से जाएं हम, भारत को स्वतंत्रता किस मार्ग से दिलवाएं, नरम दल, गरम दल, और वो सारा पैसिव रेजिस्टेंस या आर्म्ड रेजिस्टेंस, रेवोल्यूशनरी, सावरकर जी या कांग्रेस। तो ये सब चीजें उस समय जो द्वंद थे, आज भी वही हैं। और मैं तभी कहती हूँ कि ये युवाओं के लिए और आज के युवाओं के लिए उतना ही मायने रखती है जितना कि हमारे जमाने के लोग अगर इन्हें पढ़ें तो। एक तो मैं चाहती हूँ कि ये कह दूं कि किसी ने मुझे पूछा, किसी युवा इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा कि हमारी जो पीढ़ी है, 75 साल हो गए हैं स्वतंत्रता को, हमें उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इससे हमारा कुछ कनेक्शन हो जाए? तो मैंने ये कहा कि पहले तो कनेक्शन बनाना चाहती हूँ मैं, और ये जरिया है बनाने का कि आप भूलिए मत कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसमें आप ही के जैसे लोग, महात्मा गांधी, नेहरू, वो अलग अलग थे, हाँ, वो तो महान पुरुष थे। और आज हम उनको और सावरकर और इन सबको हम, शहीद भगत सिंह, इन सबको हम श्रेय देते हैं। लेकिन असल में देखिए तो इन पात्रों की तरह छोटे 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 सेनानी, हाँ, उन्हीं के कारण हमें स्वतंत्रता मिली। तो उसी को अगर आज हम देखें तो हर युवा को अपने अपने बलबूते से कुछ देश के लिए करने का, हमारी अगला पड़ाव जो अमृतकाल, और अगला पड़ाव हम कहते हैं विकसित देश की तरफ जा रहे हैं। तो युवाओं को ये नहीं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, वो लीडर लोग करेंगे, नहीं। हर हर युवा को ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं एक बूंद नहीं हूँ सागर में, उससे ज्यादा हूँ, और मेरे बगैर सागर नहीं बनेगा। तो ये मैं कहना चाहूंगी यंग, तो ये मैं कहना चाहूंगी यंग मेरे सवाल का युवा एक लोग। हिस्सा रह गया है कि मैंने पूछा था कि जी, आपकी जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, जी, उन लोगों ने इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने मिस्टर पुरी और अपनी बहन और बहनोई के लिए तो कहा, जी। उनका हाँ, तो यंग पीढ़ी की मैं बात करती हूँ कि हिमायनी, जिसको मैंने श्रेय दिया है कि उसने पढ़े, वो बहुत मेरे साथ रही है। और मैं आपसे एक क्योंकि अब ये बातचीत इतनी
गहरी हो गई है। मैं एक रहस्य आपसे आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने ये सोचा था कि 3 जनरेशंस जो मैं इस नॉवेल में कवर करूँगी, वो मेरी माँ का, मेरा और हिमायनी का। लेकिन ये ही इतना बड़ा हो गया कि कि हिमायनी का हिस्सा अभी हिमायनी, बचा मेरा भी और उनका भी हिस्सा अभी बचा है। बचा है। तो सो यानी कि अभी हाँ। इस 3 उपन्यास और आने 2 हाँ, उपन्यास कम क्योंकि से कम उसके आ भी, सकते हैं इस अब पर। वो भी 16 साल की थी जब अमेरिका गई, हाँ, और उन दिनों इस तरह के साधन नहीं होते जी, थे। जी। और 16 साल की बच्ची ने जाके अपना, और फिर 20 साल की उम्र में उसने अपना फाइनेंस सेक्टर में, जो बहुत ही पुरुष सेंट्रिक था, डोमिनेटेड था, उसमें अपना सक्सेस किया। तो वो सारी, और जिस तरह की उसकी उसका अपना संघर्ष था, जिस तरह मेरा अपना संघर्ष था, तो इन सब को मैं आगे लाना चाहती मैं थी। तो आपसे मैं एक एक और जी, कहना चाह रही थी कि वो जो आप जॉनर की बात कह रहे थे, तो उसमें एक और चीज़ है कि जिसे कहते हैं एक तरह से ये अ, महिला नारीवादी या नारी शक्ति वाली एक उपन्यास वाला एक उपन्यास है, और उसमें क्योंकि महिलाओं की अभिव्यक्ति और महिलाओं की अ, जो जिस तरह से वो सोचती हैं, उनकी सोच, उनके आकांक्षाएं, उनको बाहर लाने के लिए ये एक नॉवेल। और मैं जब यूएन विमेन में थी, मैं सारी दुनिया की महिलाओं को मिलती थी और उनके अनुभवों को इकट्ठा करती थी अपने कॉन्शियसनेस में। तो उसी तरह से मैंने उसको सारा अपना जो भी एक, जिसे कहते हैं ना कि अ, एक तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी इसमें डाली है, और महिला सशक्तिकरण के लिए मैं एक तरह से ये एक भेंट है। और और आप पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये जानना 2 सवाल फिर मेरे जी। होंगे। एक जो भाषाई संसार आपका बहुत समृद्ध मैं कहूँगा कि रहा है, आज की पीढ़ी संभवतः भाषा को के सवाल को उतना गंभीरता से नहीं लेती जी। है। उसको अगर वो जिस माध्यम से पढ़ रही है, उस भाषा को भी समझने की कोशिश नहीं करती है। जी। अंग्रेजी माध्यम हो सकता है, वो डिग्रियाँ पा सकते जी। हैं, लेकिन साहित्य से उनका लगाव वह नहीं हो पाता है। चाहे उसकी वजह सोशल मीडिया को हम कर लें या जी। हम कहें कि उस तरह की अपब्रिंगिंग नहीं हो पा रही है जिस तरह की अपब्रिंगिंग आपके बचपन में जैसे पिताजी को लगा कि भाई माँ को लगा कि नहीं हिंदी आनी चाहिए, तो पंडित जी को रख दिया। पिताजी को लगा कि नहीं साहित्य से रुचि होनी चाहिए, तो लगातार वो पढ़ते रहे जी। और आपको पढ़ाते रहे, जी। डायरी में लिखते रहे जी। कविताएँ, जी। संस्कृत का, कन्नड़ का, मराठी का, हिंदी का, अंग्रेजी का। कन्नड़ में। मतलब कन्नड़ नहीं मराठी। मराठी का और अंग्रेजी का। हाँ। तो ये 4 भाषाएँ आपको जी। मैं कह सकता जी। हूँ कि ये इसके अलावा तो आप दुनिया भर में रही हैं, बहुत सारी भाषाएँ आप जापानी और मैं ये फ्रेंच। जानना चाहूँगा कि भाषा का जो महत्व है, वो जी। आज की युवा पीढ़ी को कैसे समझना चाहिए कि भाषाएँ महत्वपूर्ण है और दूसरा साहित्यिक लगाव उनके अंदर होना चाहिए। इसके लिए आप क्या सोचते हो और आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं इंस्टाग्राम में पहले नहीं थी, अब इंस्टाग्राम में आई हूँ, और ये जो इंस्टाग्राम की दुनिया है, उसके कारण मुझे लग रहा है कि जिसे कहते हैं शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो गया है युवा पीढ़ी का। सोशल मीडिया जैसे आपने बोला है, और भी जो मीडिया है, तो मुझे इसका बड़ा खेद है। और अब मेरी जो बेटी है हिमायनी, उसकी जो बेटी है, उसको बहुत पढ़ने का शौक है। अच्छा। हाँ। वाह! और माँ ने भी उसको उसी तरह से ट्रेन किया है। तो हम चाहते हैं कि इस सोशल मीडिया के दुनिया में भी
अगर हम साहित्य पे लगाव लगा रखें तो हम पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे, अधूरे हैं नहीं तो। अगर हम खाली इंस्टा पे जाएं और सोशल मीडिया पे जाएं और साहित्य के बगैर एक तो टाइम ट्रैवल पे हो जाता है, वो भी उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। जैसे ये है एक आप समय को समय की किसी भी और फिर कल्पना कल्पना की दुनिया में रहना कितना सुंदर है, और वो भी बिना किसी ऑडियो विजुअल उसके पढ़ने में एक पूरा संसार आपके सामने वो हो जाता है, सृजित हो जाता है। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। और आप भाषा की बात करते हैं, मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद करना चाहूँगी और साथ बैठूँगी जिन्होंने जो भी करेंगी अनुवाद, और मराठी में भी होगा इसका अनुवाद। और मैं चाहूँगी कि जैसे हम तो अंग्रेजी के थ्रू अपनी भाषाओं को समझते हैं। अगर मैं हिंदी जानती हूँ तो मैं कोई मराठी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि जैसे इस नॉवेल में मराठी संस्कृति और साहित्य का कुछ विमोचन हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि हिंदी के पाठक और जो हिंदी जानते हैं और जो हिंदी साहित्य में रुचि लेते हैं वो मराठी के बारे में जानें। तो ये भी मेरा एक मैम, भाषा के स्तर पर आप बहुत समृद्ध रही हैं और अंग्रेजी आपके कामकाज की भाषा रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो गति है वह मराठी में उसके जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है या मराठी साहित्य है उसमें भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। हिंदी में हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं। और आप किस भाषा में मूल रूप से लिखती हैं, सोचती हैं और पढ़ती हैं? तो मैं ये कहूँगी कि हर भाषा की अपनी एक दुनिया होती है, एक संसार होता है, और उसको जानना, उसको अपने अपने अंदर उसको महसूस करना अपना अलग ही आनंद है उसका। तो मैं कहूँगी कि आप एक भाषा में ना रहें, एक भाषा की दुनिया में ना रहें, और भाषाओं को जानें, और अपनी भाषाओं को, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, जो भी, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी और एक सांस्कृतिक पर्सनालिटी, सांस्कृतिक रूप से आपको समृद्ध करेगी। बिल्कुल। तो मैं अपने बारे में कहूँ तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा परिवेश ऐसा था कि मैं सोचती, लिखती और बोलती हिंदी अंग्रेजी में थी, लेकिन मैं सपने देखती तो हिंदी या मराठी में, और प्रार्थना करती तो संस्कृत में। तो ये अलग अलग भाषाएं जो हैं मुझ में समाई हुई हैं, और अलग अलग तरीके से उनकी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, या उनका मैं उपयोग कर रही हूँ और उनको जी रही हूँ। इसीलिए बहुभाषाई होना और भाषाओं में भी साहित्यिक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कला आपको जीवंत रखती है। कुल मिला जुला कर मैं ये कह सकता हूँ, कला, भाषा भी एक कला है। बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि जल्दी ही ये भारतीय भाषाओं में, दोनों भाषाओं में यह कृति आए। तब तक अंग्रेजी में आप पढ़िएगा। इस पुस्तक को अलिफ बुक कंपनी ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 899 रुपये है। मुझे नहीं मालूम कि अलिफ ने इसको पेपर बैक निकाला या नहीं निकाला, लेकिन यह पुस्तक पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि दूसरी
पुस्तक कब आ रही है। बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाई। मैं चाहूँगा कि इसकी जिन 2 कड़ियों की बात आपने कही है, आपकी अपनी पीढ़ी और यंगर जनरेशन के बारे में जो आपके अनुभव हैं, उन पर भी उपन्यास लेके आएँ। इसके अलावा जो आप विदेश सेवा के दौरान जिस तरह के लोगों के परिवेश में थे, उन पर भी कृति जल्दी आए। आपके लेखकीय यात्रा जैसे आपने लगातार सफलता अपने जीवन में अलग-अलग क्षेत्रों में हासिल की। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि लेख के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आपकी वही व्याप्ति हो। आप जहाँ हैं उससे और आगे जाएँ। बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत धन्यवाद पांडे जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आई और आपके श्रोताओं से बात कर सकी, और आपने उसको सामने रखा, मेरी किताब को, मेरी कृति को। अ, जैसे कहते हैं ना कि मैंने एक वीडियो भी इशू जारी किया है, उसमें मैंने कहा है कि किस तरह ये मेरे फर्स्ट बॉर्न की तरह है, ये पहले बच्चे की तरह है। और अ, उसी तरह का जो एक वंडर होता है। नहीं, हाँ। निश्चित रूप से एक बहुत ही पठनीय कृति है और बहुत सारे इसके अंदर अलग-अलग डायमेंशन, अलग-अलग आकाश और धरती, मैं कहूँगा कि दोनों इसके अंदर शामिल हैं। जितने रंग हो सकते हैं प्रकृति के, प्रेम के, ज्ञान के, साहस के, संघर्ष के, और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने अतीत और इतिहास के वो सभी रंग इसमें शामिल हैं। आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से तारीफ़ करेंगे और धन्यवाद करेंगे आपका भी और हमारा भी। धन्यवाद।